सुरेश के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे और कल से ही उनकी गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू होने वाली थी। सुरेश कॉलेज छूटने पर अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों में कैंपिंग चलने की बात करता है। उसके दोस्तों के भी गर्मियों के छुट्टियों के कुछ खास प्लान नहीं होते, तो वो दोनों भी कैंपिंग पे चलने के लिए मान जाते हैं। फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि रजत एक अच्छी कैंपिंग स्पॉट और कैंपिंग स्टूल का खर्चा देखेगा, माधव खाने पीने की चीज़ों का खर्चा देखेगा और रही बात ट्रैवलिंग के खर्चे की तो वो सुरेश देखेगा। और कल सभी ठीक 10 बजे ट्रेन स्टेशन पे मिलेंगे। इतना कहकर सभी अपने घर चले गए। अगले दिन सुरेश, माधव और रजत सभी ट्रेन स्टेशन पे 10 बजे मिलते हैं। जैसे कि उन्होंने प्लान किया था, माधव सारी खाने पीने की चीज़ें अपने बैग में लेके आया था। रजत ने टेंट यानी तंबू, रात के लिए कुछ कंबल और बाकी के सभी कैंपिंग टूल्स अपने बैग में ले लिए थे। सुरेश ने ट्रेन की 3 टिकटें निकाल के रखी थी। थोड़ी ही देर में उनकी ट्रेन भी आ जाती है। सुरेश, माधव और रजत बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन भी जल्दी से शुरू हो जाती है। जिस जगह वो कैंपिंग करने वाले होते हैं वो जगह लगभग 21 स्टेशन दूर होती है। वो 3 घंटे का सफ़र था, पर बातें करते करते वक्त का उन्हें पता ही नहीं चला और उनका स्टेशन भी आ गया। ट्रेन स्टेशन पर उतरकर उन्होंने बस पकड़ ली, क्योंकि ट्रेन स्टेशन से जंगल का रास्ता 25 किलोमीटर का था, जो कि पैदल चल के जाना बेवकूफ़ी होता। लगभग आधे घंटे में वो अपने कैंपिंग स्पॉट वाले जंगल के पास पहुंच जाते हैं। सुरेश रजत को मैप चेक करने बोलता है। रजत मैप देखता है और सुरेश को कहता है, अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर का जंगल का पैदल रास्ता है। सुरेश, रजत और माधव बिना वक्त ज़ाया किए चलना शुरू कर देते हैं। उनका रास्ता बहुत चढ़ान वाला होता है। उनकी कैंपिंग स्पॉट पहाड़ी के ऊपर होती है, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। रास्ता चढ़ान वाला होने की वजह से आधे घंटे में ही तीनों भी पूरे पसीने से भीग जाते हैं। थकान के मारे वो एक 5 मिनट का ब्रेक लेने की सोचते हैं। इसी दौरान मैप भी देख लेंगे और थोड़ा पानी भी पी लेंगे। ये सोच के वो बगल वाली घास पर बैठ जाते हैं और थोड़ा पानी भी पी लेते हैं। रजत रास्ता देखने के लिए अपने बैग से मैप निकाल ही रहा होता है कि तभी उनके सामने 2 शिकारी आते हैं। उनके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान होती है। उनमें से एक शिकारी उनकी तरफ बढ़ता है। और कहता है, अरे ये देखो चूजे, और छोटे चूजों कहाँ चल दिए। उस शिकारी का बुरा बर्ताव करना और अकड़ कर बात करना सुरेश को खटकता है। सुरेश गुस्से से उस शिकारी को कहता है, हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, क्यों तुम्हें कोई तकलीफ है? तकलीफ? अरे हमें कैसी तकलीफ, जाओ मजे करो। चाहो तो हमारे साथ हिरन के शिकार पे आ सकते हो। बोलो क्या कहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हिरन का शिकार करना कानून के नियमों के अनुसार गलत है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम बस डरपोक चूजे हो। ये मर्दों का खेल है, तुम जैसे चूजों का नहीं। हाँ। इतना कहकर वो शिकारी वहां से चले जाते हैं। सुरेश और उसके दोस्त भी अपने रास्ते पे चले जाते हैं। सुरेश अपने दोस्तों को कहता है, मैं तो पुलिस को ही कॉल कर रहा हूँ और उन्हें यहाँ बुला रहा हूँ। जिस पे उसके दोस्त कहते हैं, अरे छोड़ ना, पुलिस कुछ नहीं करेगी। यहाँ पे
लोग खुले में शिकार करते हैं, पर पुलिस को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें भी ये लोग अच्छी खासी मोटी रकम देते हैं। तो छोड़ दें इन सब बातों को और चिल कर चलते हैं। सुरेश अपने दोस्तों की बातें मानकर पुलिस को कॉल नहीं करता। थोड़ी ही देर में वो तीनों भी अपने कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। बिना वक्त ज़ाया किए वो अपने बैग्स अनपैक करना शुरू करते हैं। इसी बीच उन्हें एक बहुत ही गंदी सी बदबू आती है, मानो किसी की लाश सड़ रही हो। वो तीनों ये बदबू कहाँ से आ रही है देखने के लिए उस बदबू की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक हिरन मरा हुआ पड़ा होता है। उसका खून हर जगह फैला होता है और उसके आधे शरीर पर खाल ही नहीं होती, मानो उसका आधा शरीर किसी ने काट डाला हो। तभी एक हिरन के जोर से गिड़गिड़ाने की आवाज आती है। सुरेश गुस्से से भड़कते हुए कहता है, इन कमीने शिकारियों को छोड़ूंगा नहीं मैं आज। इतना कहकर वो उस आवाज की तरफ तेजी से भागता है। उसका ये पागलपन देखकर उसे रोकने के लिए उसके दोस्त भी उसके पीछे भागते हैं, पर सुरेश रुकने का नाम नहीं लेता। जब सुरेश उस आवाज वाली जगह पे पहुंचता है तो वो वही बस चुपचाप खड़े रहता है। पीछे से उसके दोस्त भी आ जाते हैं और अब उन तीनों के मुंह से भी आवाज नहीं निकलती, क्योंकि वहाँ कोई शिकारी नहीं होता। वहाँ बस एक अजीब सा इंसान या जानवर, पता नहीं उस राक्षस को क्या कहना सही होगा। वो दिखने में बहुत बड़ा था। उसके शरीर पर पूरी चमड़ी सफ़ेद थी। उसकी आंखें नहीं थी। उसके मुंह में बहुत बड़े सुईदार दांत थे। उसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ था। वो उस हिरन को जिंदा खा रहा था। वो तीनों उस दरिंदों को देखकर इतना डरे हुए होते हैं कि उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती और ना ही उनका शरीर वहाँ से हिलता है। वो तीनों थोड़ी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे बिना आवाज़ किए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली माधव एक छोटी सी सूखी लकड़ी पर पैर रख देता है, जिससे बहुत बड़ी आवाज़ आती है और वह दरिंदा अब उनकी तरफ मुड़कर देखता है। उन तीनों के पास अब बस एक ही रास्ता होता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागना, और वो वही करते हैं। वो इतने डरे हुए होते हैं कि वो बिना पीछे मुड़ कर देखे और बिना रुके उस पहाड़ी के नीचे तक भागते ही जाते हैं। जैसे ही वो रास्ते पे पहुंच जाते हैं, उन्हें रास्ते पे एक गाड़ी दिखती है, जिस गाड़ी को वो रोकते हैं और वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुँचने पर वो एक पुलिस ऑफिसर को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताते हैं, जिस पर वो सभी पुलिस वाले हंसने लगते हैं। वो ऑफिसर उन तीनों से कहता है, अरे बाप रे, हम तो डर गए तुम्हारे राक्षस की कहानी से। सुबह सुबह कोई मिला नहीं क्या तुम्हें जो हमारा टाइम वेस्ट करने आ गए? चलो निकलो यहाँ से बाहर, वरना सबको अंदर कर दूंगा। ये सुनने के बाद सुरेश, माधव और रजत चुपचाप पुलिस स्टेशन से सीधे अपने घर चले जाते हैं। उन्हें पता था कि उन्होंने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था, वो सच था, पर उनकी इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। 2 दिन बाद टीवी पर एक बहुत ही खौफनाक न्यूज़ आई। जिस जगह पर सुरेश और उसके दोस्त कैंपिंग के लिए गए थे, उसी जगह पर 2 शिकारियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और वो और कोई नहीं बल्कि वही 2 शिकारी थे जो उन्हें रास्ते में मिले थे। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि उनकी आंखें
और उनके आधे शरीर वहां नहीं था। लाश के आसपास ढूंढने पे भी पुलिस को शिकारियों का आधा शरीर और उनके आंखें नहीं मिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई डरावनी कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।